स्टूडेंट्स, आज जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले जो बात की है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सबसे पहले तो देखें सेल क्या होता है। एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी और एक होती है केमिकल एनर्जी। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं। जो सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है डेनियल सेल। डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। डेनियल सेल में एनोड का जो काम है वो जिंक करता है और कैथोड का जो काम है वो कॉपर करता है ना। मेन बातें अब क्लियर करनी है हमने। एनोड का काम जिंक, कैथोड का काम कॉपर। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यानी Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, यानी Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट होता है। और रिजल्ट निकालोगे तो Zn+Cu+2 इक्वल टू Zn+2+Cu। ये डेनियल सेल की फाइनल इक्वेशन है। ये हाफ सेल इक्वेशन है। क्वेश्चन पूछता है एनोड के हाफ सेल पर कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड के हाफ सेल पर कौन सी रिएक्शन होगी। ये कैथोड की हाफ सेल है, कैथोड हाफ सेल। तो ये तो दोनों तैयार करनी है अपने को ना। फिर ओवरऑल भी नेट सेल रिएक्शन भी निकालना, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। तो ज़्यादा अब गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मोटी मोटी बात करनी है हमने। उसके बाद एक टॉपिक दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो वैल्यू होती है जो ये बताती है कि कोई इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब कि उस पर रिडक्शन होगा, अपचयन होगा या फिर ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें पता लगता है। यानी रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता लगता है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होने वाला है, उस पर रिडक्शन होने वाला है। इट मीन वो कैथोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। जिस पर रिडक्शन होगा वो कैथोड, यानी जो कैथोड होते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो इसका मतलब वो उस पर ऑक्सीडेशन होने वाला है और वो एनोड का काम करता है, एनोड का काम करता है। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है तो कैथोड का काम करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो एनोड का काम करेगा। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड दो बातें आपको ध्यान रखनी है, किस पर रिडक्शन, किस पर ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमारे को एक टॉपिक दिया है मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ यानी कि नेर्नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। नेर्नस्ट इक्वेशन, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल बोलते हैं हम हिंदी में, शॉर्ट में वी वा बै कई बार पेपर में लिखा हुआ आ जाता है, विद्युत वाहक बल। तो किसी भी सेल का जो ईएमएफ है वो नेर्नस्ट इक्वेशन से हम लोग फाइंड करते हैं। और गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन में जो नेर्नस्ट इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी, ये
किसी भी सेल की गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन में हमारे पास रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल ऑफ के सी। अब डेल्टा जी और सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है या ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई, डायरेक्ट याद रखना। अब डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई, वैसे मैंने पहले प्रूव भी करवाया था ये, अब सीधा ध्यान रखना है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई और डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई नोट, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई और डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई नोट। अब वैल्यू पुट कर दो डेल्टा जी की, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन फेराडे ई, जहां एन क्या है इलेक्ट्रॉन के मोल हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई इक्वल टू डेल्टा जी नोट की वैल्यू पुट कर दो माइनस एन फेराडे ई नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉ के सी। अब माइनस एन फेराडे को इस साइड आने दो तो इसके डिवाइड में जाएगा माइनस एन फेराडे, माइनस एन फेराडे से माइनस एन फेराडे कट जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा माइनस एन फेराडे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये जो माइनस एन फेराडे है उसको इस साइड आने दो, ठीक है। तो क्या बनेगा E इक्वल टू माइनस एन फेराडे ई नोट अपॉन माइनस एन फेराडे प्लस माइनस माइनस आर टी अपॉन एन फेराडे नेचुरल लॉ के सी। माइनस से माइनस कट जाएगा, एन फेराडे से एन फेराडे कट जाएगा, तो क्या बचा E इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉ के सी। ये इक्वेशन आ गई, कई बार पेपर में दे देता है अपने को। E इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉ के सी। और जब नेचुरल लॉ को लॉग बेस्ड एन में बदलते हैं यानी साधारण लॉग में बदलते हैं तो किसका गुणा कर देते हैं, नेचुरल लॉग को जब लॉग में बदलते हैं तो 2.303 का गुना हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। अब के सी क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता। अभी एक एग्जांपल देके क्लियर करूंगा आपको मैं। मान लो डेनियल सेल के लिए लिखना हो अपने को, डेनियल सेल की समीकरण हम लोग लिख चुके हैं, Zn प्लस सी यू प्लस टू इक्वल टू Zn प्लस टू प्लस सी यू। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस अभिक्रिया में कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए। तो Zn ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन दिए थे, 2 मोल, और Cu प्लस टू वही 2 मोल गेन कर रहा था, यानी इस रिएक्शन के अंदर 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जो मोल है n है उसकी जगह आप 2 रखेंगे, ठीक है, उसकी जगह आप 2 रखेंगे तो क्या बनेगा E इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन 2f, n की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। लोग कैसी होता है, उत्पादों की सांद्रता बट्टे विकारकों की सांद्रता। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो सॉलिड होते हैं ये जिन पर कोई आवेश नहीं है, इनकी सांद्रता 1 m मानी जाती है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, उसी की सांद्रता लेनी है जिस पर आवेश लगा है, जिस पर आवेश लगा है। तो क्या बन जाएगा, लोग उत्पादों की सांद्रता बट्टे विकारकों की सांद्रता, तो Zn प्लस टू की सांद्रता बट्टे Cu प्लस टू की सांद्रता। ये डेनियल सेल के लिए नेरेस्ट इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर बात। ऐसे ही आपको कोई और सेल दे दे, सपोज जैसे ये दे दे, अब अपनी इक्वेशन है E इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। आपको इक्वेशन दे दी क्या, Ag प्लस एम जी इक्वल टू एम जी प्लस टू प्लस ए जी। ये अब सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं उतने गेन किए जाते हैं, या ये मान लें कि दोनों साइड चार्ज बराबर करना है। जैसे इस पे Mg से Mg प्लस टू बना है, Ag प्लस से Ag बना है ना, Mg से Mg प्लस टू बना है, Ag प्लस से Ag बना है। अब देखो इधर तो प्लस का 2 है जबकि यहाँ प्लस का 1 है, तो चार्ज कैसे बराबर करेंगे,
कैसे बराबर करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, समझ गए, हो गया चार्ज बराबर, लग गया पता। तो एजी प्लस वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या बना, ई इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन जितना चार्ज है दोनों साइड में से किसी भी एक साइड देख लो, जितना चार्ज है, जितना चार्ज है, इधर कितना चार्ज है, प्लस का 2 है, तो इधर भी प्लस का 2 है, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। 2f लोग उत्पादों की सांद्रता बट्टे विकारकों की सांद्रता, जिस पर आवेश नहीं है उसको नहीं लिखोगे क्योंकि उसको एक मानते हैं, ठीक है। तो Mg+2 की सांद्रता, जिस पर आवेश है सिर्फ वही लिखना है, Mg+2 की सांद्रता बट्टे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2Ag+ है, मतलब Ag+ की सांद्रता की स्क्वायर, Ag+ की सांद्रता की स्क्वायर, आगे समझ, क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो E इक्वल टू ई नोट, ये प्लस कर दिया 2.303 आर टी अपॉन 2f, फिर इसको उल्टा लिख देना, लोग Ag+ की सांद्रता किसके है, जो नीचे वाला उसको ऊपर कर देना, बटे Mg+2 की सांद्रता, उल्टा कर देना। कैसे, क्योंकि ये माइनस था, उल्टा करने का मतलब है कि मैंने इसकी पावर -1 कर दी, ये उल्टा हो गया, इन्वर्स कर दिया। और लोग वाली पावर कहाँ आ जाती है बताओ, लोग वाली पावर, उल्टा करने का मतलब है कि इसकी पावर मैंने -1 कर दी, अब लोग वाली पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, कई बार अपना आंसर ये आ रहा होता है पर वो पेपर में ऑप्शन नहीं देता, ऑप्शन दे रखा होता है ये वाला, ऑप्शन ये वाला दे देता है, वो यहाँ प्लस लिखा होता है। तो अपने को समझ जाना है कि जो हमारा आंसर था उससे उल्टा कर दिया इसने काम, समझ आई बात, लग गया पता। ये ज्यादातर इस केस में दिया होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे यूं देगा Mg+2+2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Mg, इसके लिए लिखेगा, ऐसे लिखेगा E इक्वल टू ई नोट प्लस 2.303 आर टी अपॉन 2f लोग Mg+2, ऐसे लिखेगा। और लगभग स्टूडेंट जो है वो गलत कराते हैं, तो क्या बनेगा ये, E इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन 2f, ये तो सही है, लोग उत्पादों की सांद्रता, उत्पाद एक है, बट्टे विकारक की सांद्रता Mg+2, लेकिन जब इस Mg+2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बस इसने यही किया, Mg+2 को ऊपर ले गया, इस माइनस को प्लस कर दिया, समझ आ गई बात। चलें आगे। अब अपनी जो नेर्नेस्ट इक्वेशन थी E इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन NF log KC, ये नेर्नेस्ट इक्वेशन थी, ठीक है। अब अपने को अगर 298 केल्विन ताप की बात करें हम, ताप 298 रख दें, R फिक्स है 8.314 रख दें, और फेराडे कितना होता है, एक फेराडे इक्वल टू एफ का मान कितना होता है 96,500 कुलाम, एफ का मान 96,500 रख दें। तो आपने क्या किया, टी का मान 298 रख दिया, आर का मान 8.314 रख दिया, एफ का मान 96,500 रख दिया, एफ का मान 96,500 रख दिया। तो यहाँ जो एफ है उसका मान हमने 96,000, यहाँ एफ है 96,500 रख दिया। तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 बटे 96,500, ये सारा सोल्व कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.059 बट्टे n log KC, सारा मान रखने पर। और न्यूमेरिकल में ये हेल्प करेगा आपके, न्यूमेरिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये फार्मूला काम आएगा, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बट्टे n log KC, ये न्यूमेरिकल में फार्मूला काम आएगा। KC आपको बता दिया, उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो E होते हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रोड की अगर आप वैल्यू रख रहे हो, E नोट कैसे निकालते हैं हम लोग, ये मैं अभी एक न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको। E नोट निकालने का तरीका होता है E नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट
एनोड, और ये जो ई नोट कैथोड होता है, ये कैथोड का मानक अपचयन विभव होता है, और जो ई नोट एनोड होता है वो एनोड का मानक अपचयन विभव होता है। होते अपचयन विभव ये दोनों। ये अब जैसे देखो डेनियल सेल है ना, डेनियल सेल क्या था, Zn प्लस सी यू प्लस टू इक्वल टू Zn प्लस टू प्लस सी यू। अब मेरे को इसका ई फाइंड करना है, ई नोट फाइंड करना है। मैं क्या लिखूंगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड किसका था डेनियल सेल में, कॉपर का, तो मैं लिखूंगा ई नोट कॉपर का अपचयन विभव लिखूंगा। तो अपचयन में क्या होता है, आवेश में कमी आती है, धनावेश में कमी आती है, तो मैं यूं लिखूंगा Cu प्लस टू बदला है Cu में। ये दिखा रहा है क्या कि ये अपचयन है, और ये विभव लिख दिया, मानक अपचयन विभव लिखा गया, इसलिए पैर में वो अपचयन लिख के दिखाओगे। ठीक है, अब ऐसे ही माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव, कैसे लिखोगे, एनोड का मानक अपचयन विभव, तो एनोड था जिंक का, तो ये तो मानक विभव लिख दिया। अब अपचयन विभव लिखना है, तो जिंक के केस में अपचयन विभव कैसे लिखा जाएगा, Zn प्लस टू बदला है Zn में, ये अपचयन विभव हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंक पर अपचयन होगा, जिंक पर तो ऑक्सीकरण ही होगा, लेकिन जब विभव लिखते हैं तो अपचयन विभव लिखा जाता है हमेशा फार्मूले के अंदर। जैसे एग्जांपल देखो, फार्मूले में हमेशा अपचयन विभव लिया जाता है। अब वापिस देखो, मेरा फार्मूला था ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब मेरे को प्रश्न दिया गया क्या, ई नोट सी यू प्लस टू इक्वल टू माइनस का 0.34 वोल्ट और ई नोट Zn प्लस टू Zn इक्वल टू माइनस का 0.76 वोल्ट। अब कह दिया डेनियल सेल का मानक अपचयन विभव कितना होगा। अब कैसे करेंगे देखो, हमारे को पता है कॉपर कैथोड है, कॉपर कैथोड है, हम फार्मूला लगाएंगे, अपना फार्मूला लगाएंगे ई नोट इक्वल टू कैथोड का मानक अपचयन विभव। अब ये तो पता है कॉपर कैथोड है, लेकिन एक बार यहां जरूर देख लेना कि जो अपचयन विभव दिया है इसके पैर में अपचयन दिया है या ऑक्सीकरण दिया है। ये कौन सी विक्रिया बताओ, सी यू बदला है सी यू प्लस टू में, कौन सी विक्रिया ये। अगर मैं सी यू को सी यू प्लस टू में बदलूं तो कौन सी विक्रिया हो गई, अगर सी यू को सी यू प्लस टू में बदलूं तो ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये ऑक्सीकरण विभव दिया है, ये ऑक्सीकरण विभव दिया होता है, जबकि अपने को अपचयन विभव चाहिए होता है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, इसका अपचयन विभव बना लेंगे। अब अपचयन विभव हो गया, क्या करोगे, जहां माइनस दिया था उसको प्लस कर दोगे, ये अपचयन विभव बन गया। तो कैथोड का अपचयन विभव हो गया 0.34। अपचयन विभव ही पुट करना होता है, गौर इस पे कर लेना बस। अब जिंक जो होता है एनोड होता है, तो माइनस जिंक का अपचयन विभव रखना है। अब यहां देखो कौन सा विभव दिया बताओ, जिंक का, जिंक का अपचयन विभव दिया है, तो ये एज इट इज पुट हो जाएगा माइनस 0.76, ये एज इट इज पुट हो जाएगा क्योंकि ये अपचयन विभव दिया। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ई नोट इक्वल टू 0.34 प्लस 0.76 यानी 1.10 वोल्ट, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करें अगर, अब अपने को पता है ई नोट इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, अब मेरे को दे दिया ई नोट सी यू प्लस टू सी यू इक्वल टू 0.34 वोल्ट और ई नोट Zn प्लस टू इक्वल टू 0.76 वोल्ट। अब मेरे को पता है डेनियल सेल में कैथोड जो होता है कॉपर का होता है, तो पहले तो कॉपर का अपचयन विभव लिखना है। तो अब ये देखो, ये अपचयन विभव दिया है, ये विभव दिया है, क्या अपचयन विभव ही दिया क्या कॉपर के, उसके नीचे देखो आप क्या दिया है, ये रिडक्शन दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन दिखा रहा है ना, अपचयन दिखा रहा है, तो ये अपचयन विभव ही है, और अपने को अपचयन विभव ही चाहिए होता है, तो ये एज इट इज पुट हो जाएगा, ये एज इट इज पुट हो गया, माइनस का माइनस ही आ गया, ये वाले माइनस का माइनस ही आ गया। अब यहां देखो, अब आती है एनोड की बारी, जिंक के अपचयन विभव की बारी, ये अपचयन विभव ही होता है,
लेकिन जो न्यूमेरिकल में दिया ये ऑक्सीकरण विभव दिया है, ऑक्सीकरण विभव। तो जब इसका अपचन विभव बनाओगे तो इसको उल्टा कर दोगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। समझ गए? ये अपचन विभव हो गया, प्लस माइनस हो गया तो -0.76, माइनस माइनस प्लस, तो 0.34 प्लस 0.76 1.10 वोल्ट ये बन गया। आना वही है, डेनियल सेल का जो मानक विभव होता है वो 1.10 वोल्ट ही होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अपचन विभव दिया है, ऑक्सीकरण विभव दिया है। इसी तरह का एक एग्जांपल और देखो, जैसे ये दे दिया, अब फार्मूला अपने को पता है, ई नोट इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब मेरे को दे दिया ई नोट सी यू प्लस टू सी यू इक्वल टू 0.34 वोल्ट, ई नोट जेड एन प्लस टू जेड एन इक्वल टू -0.76 वोल्ट। अब पूछ लिया कि डेनियल सेल का विभव ज्ञात करो, मानक विभव ज्ञात करो, तो ई नोट का ई नोट आ जाएगा। अब कैथोड की जगह कैथोड का विभव लिखूंगा, अपचन विभव भी लिखना है। अब बताओ कौन सा विभव दिया है, चेंज करने की जरूरत है क्या इसको? इस विभव को चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये अपचन विभव ही दिया है। फिर माइनस का माइनस ही आ जाएगा। अब ये विभव देखो कौन सा दिया, अपचन या ऑक्सीकरण? अपचन, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये भी एज इट इज आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0.34 प्लस 0.76 यानी 1.10 वोल्ट। अतः डेनियल सेल का मानक विभव जो होता है 1.10 वोल्ट होता है। तो इस तरह से अगर आपको ऑक्सीकरण विभव देता है तो उसको अपचन विभव में जरूर बदलना है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, पूरा न्यूमेरिकल देखो आपको यूं दे सकता है, हालांकि चांसेस कम है फिर भी हम लोग करेंगे। mg कन्वर्ट हुआ है mg प्लस 2 में, ब्रैकेट में लिख देगा 0.01 m लवण सेतु, ये साल्ट ब्रिज होता है, लवण सेतु Ag प्लस ब्रैकेट में लिख देगा 0.1 m कन्वर्ट हुआ है Ag में, ई नोट mg प्लस 2 mg इक्वल टू माइनस का 2.17 वोल्ट और ई नोट Ag प्लस Ag इक्वल टू 0.8 वोल्ट। तो इस सेल का EMF ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन मार्क है मेरे पास, ठीक है। तो EMF ज्ञात करने का फार्मूला हम लगाएंगे, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बट्टे n log kc, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले तो अपने को ई नोट फाइंड करना है, ठीक है। तो ई नोट का सूत्र क्या है, ई नोट का, ई नोट इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये फार्मूला है। अब बताओ दी गई समीकरण से आपको एनोड कौन सा समझ आ रहा है और कैथोड कौन सा समझ आ रहा है, बताओ। जो अभिक्रिया दी गई है ये, इससे एनोड कौन सा समझ आ रहा है और कैथोड कौन सा समझ आ रहा है, बताओ। mg एनोड है क्योंकि इस पे ऑक्सीकरण हुआ है, mg बदला mg प्लस 2 में, तो ये एनोड है। और Ag प्लस बदला Ag में, इट मीन ये कैथोड है। एनोड कैथोड पता लग गया, mg वाला एनोड है, Ag वाला कैथोड है। तो अपने को पहले कैथोड की वैल्यू पुट करनी है, ई नोट कैथोड ही पुट करना है। और ये है अपचन विभव। अब जो दिया है वो देख लो, क्या अपचन विभव भी दिया क्या Ag का, देखो आप, या चेंज करने की जरूरत है? नहीं, अपचन विभव ही दिया, Ag प्लस बदला Ag में, इट मीन अपचन विभव दिया हुआ है 0.8, माइनस का माइनस आ गया। अब एनोड mg है तो mg वाले का देखो अपचन विभव भी दिया है या चेंज करने की जरूरत है? सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि ये भी अपचन विभव ही दिया है। 2.37 होता है, ये एक साथ लिखा गया 2.37, ठीक है, 2.37 होता है। तो माइनस का 2.37, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 0.8 प्लस 2.37, तो जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 2.37 और 0.8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कितना बन गया 3.17 वोल्ट। ये ई नोट आया है, ई नोट आया, अपने को ई फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है ई।
तो ई का फार्मूला है ई इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बट्टे एन लोग के सी। ठीक है, अब अपने देखिए के सी क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता बट्टे विकारकों की सांद्रता। पहले तो मैंने पहले ही कहा था दोनों साइड चार्ज सेम कर लो, जैसे एम जी बदला एम जी प्लस टू में, ए जी प्लस बदला ए जी में, चार्ज कैसे सेम होगा बताओ, कैसे से, टू ए जी, यहीं कर लो, टू ए जी प्लस टू ए जी, ठीक है, यहीं कर लो कन्वर्ट उसको। अब हम कह रहे हैं एम जी बदला है एम जी प्लस टू में, मतलब आर एम जी है, प्रोडक्ट एम जी प्लस टू है, एम जी बदला है एम जी प्लस टू में, और यहाँ क्या शो हो रहा है कि ए जी प्लस बदला है ए जी में, यानी ए जी प्लस रिएक्टेंट है, ए जी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको जो जिस पर चार्ज नहीं होता वो तो लिखने ही नहीं होते, तो इस पर चार्ज नहीं है ये लिखने की जरूरत नहीं है, केसी में नहीं आएगा ये, इस पर चार्ज नहीं है ये भी केसी में नहीं आएगा। तो अपना फार्मूला क्या बनेगा, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059, चार्ज देख लो, चाहे इस साइड देख लो चाहे इस साइड देख लो, ए जी पर देख लो चाहे एम जी पर देख लो, बराबर मिलेगा। अब दो है प्लस का ना, क्योंकि दो ए जी कर लिए चार्ज बराबर करने के लिए हमने, ठीक है, टू ए जी प्लस। अब प्रोडक्ट है एम जी प्लस टू, तो उत्पादों की सांद्रता ऊपर आ जाएगी, लोग एम जी प्लस टू की सांद्रता बटे रिएक्टेंट है टू ए जी प्लस, तो क्या बनेगा ए जी प्लस की सांद्रता की स्केयर। अब आपको देखो एम जी प्लस टू की सांद्रता भी दी हुई है और ए जी प्लस की सांद्रता भी दी हुई है, इन सांद्रता को मान रख दो, ई नोट आपने निकाल लिया है 3.17, ई नोट आपने निकाल लिया है, तो क्या बनेगा ई इक्वल टू, ई नोट आपने सोल्व कर लिया 3.17 माइनस 0.059/2 लोग एम जी प्लस टू की सांद्रता आप देखोगे तो न्यूमेरिकल में 0.01 दी है और ए जी प्लस की 0.1 दी है, तो ए जी प्लस का स्केयर है तो 0.1 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.1 कितना बन गया, 0.1 को 0.1 से गुणा करोगे तो 0.01 बन जाएगा, यानी 0.01 बटे 0.01 आ जाएगा, 0.1 को 0.1 से गुणा करोगे तो 0.01 बन जाएगा ये 0.01, तो 0.01 बटे 0.01 यानी 1 बन गया, और लोग 1 का मान 0 होता है, तो ये सारा 0 हो गया, तो उत्तर आ गया E इक्वल टू 3.17 वोल्ट, ये आंसर आ गया ई का। समझ आई बात, सिर्फ केसी पुट करना है गौर करके, हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन, नैर्नस समीकरण लिखनी है अपने को। अभिक्रिया दी है एल बदला है एल प्लस 3 में, लवण सेतु NI प्लस 2 बदला है NI में, कैसे करोगे बताओ। फार्मूला मैं वही लगाऊंगा, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बट्टे एन, या अगर वो शुरू वाली दे दे ऑप्शन में 2.303 RT अपॉन NF, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लोग केसी। अब बताओ चार्ज बराबर है क्या दोनों साइड, किसको किससे गुणा करेगी चार्ज बराबर हो जाए, एल्यूमिनियम को 2 से और निकल को 3 से। बिल्कुल एल्यूमिनियम को 2 से, क्योंकि ये +3 है ये +2 है ना, तो एल्यूमिनियम को 2 से और निकल को 3 से, ये गुणा कर लिया। अब जो सॉलिड है उसको लिखना नहीं, इसको लिखना नहीं, इसको लिखना नहीं, ठीक है, तो ये आर है, ये बना है पी प्रोडक्ट, ये आर है, ये बना है पी प्रोडक्ट। अब फार्मूला लगा लो, चार्ज कितना हो गया एल पे, कितना होगा इससे टोटल कितना हो गया, कितना होगा टोटल चार्ज 6, तो 6F बन जाएगा। लोग केसी की वैल्यू रखोगे, उत्पादों की सांद्रता, अब Al+3 उत्पाद है और 2 Al+3 है, मतलब Al+3 की स्केयर बटे विकारकों की सांद्रता 3Ni+2 है, तो Ni+2 की क्यूब, ये बन गया, ये नैनस समीकरण बन गया। समझ आ गई बात, चलें आगे। अब अगला टॉपिक हमारे को दिया कंडक्टेंस, यानी चालकता, और एक होता है कंडक्टिविटी, यानी चालकता। चालकता एक कंडक्टेंस है, एक कंडक्टिविटी है। चालकता आगे फिर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, आगे फिर इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो मोलर चालकता, एक तुल्यांकी चालकता।
एक साधारण चालकता है, फिर साधारण चालकता से मोलर चालकता कैसे बनती है और तुल्यांकी चालकता कैसे बनती है। अब सीधा सूत्र सूत्र करने हैं आपने, ठीक है, न्यूमेरिकल में पुट हो सकती है ये बातें। और फिर आगे आता है कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम। इतना ही टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में दिया हुआ है, कोलराउस का नियम दिया हुआ है। और एक दिया हुआ है, मैं टू दी पॉइंट बात करूंगा आपसे, आपका दिया हुआ है अनंत तनुता पर, चाहे अनंत तनुता कह दो चाहे शून्य सांद्रता कह दो, एक ही बात है। अनंत तनुता पर चालकता व मोलर चालकता, मोलर चालकता भी कह सकता है, तुल्यांकी चालकता भी कह सकता है, पर प्रभाव। मैं इसमें एक ही लाइन बताऊंगा आपको इस पॉइंट में, और वही लाइन आपके पेपर में क्वेश्चन उठेगी, ठीक है, अगर आता है तो। अब बात करें चालकता की, तो चालकता सिग्मा से लिखा है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है 1/r। चालकता जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/r। अब आर के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, 10th में भी पढ़ा होगा। आर जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर समानुपाती एल, आर व्युत्क्रमानुपाती ए। तो इकट्ठा करोगे इसको तो कैसे लिख सकते हो, आर समानुपाती एल बट्टा ए, आर समानुपाती एल बट्टा ए। और जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं, और यहाँ जो नियतांक लगता है आर के केस में वो लगता है रो, जहाँ रो जो है वो है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो आर की वैल्यू होती है आर बराबर रो इंटू एल बटा ए, रो इंटू एल बटा ए, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। कैसे बना, फिर देख लें एक बार। आर समानुपाती होता है एल के, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, तो बन जाएगा आर समानुपाती एल बटा ए। समानुपाती का निशान हटाओगे तो रो आ जाएगा, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। तो आप आर का मान रख दो, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए, यहाँ रख सकते हैं। तो सिग्मा बराबर 1/r है, आर का मान रख दिया रो इंटू एल बटा ए। अब ए ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिग्मा बराबर 1/रो इंटू ए बाई एल, ए ऊपर चला गया, 1/रो इंटू ए बाई एल, 1/रो इंटू ए बाई एल। अब यहीं से देखो जो चालकता होती है ना, चालकता क्या था, प्रतिरोध का व्युत्क्रम था, और जो चालकता होती है इसको कापा से लिखते हैं, ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है, रो का व्युत्क्रम होती है, प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। तो ये देखो ये पड़ा प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, यहीं से ही देख लो ये कापा बन गया। तो सिग्मा बराबर कापा इंटू ए बाई एल, 1/रो कापा हो गया, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। तो सिग्मा बराबर कापा इंटू ए बाई एल। अब कापा का फार्मूला निकालोगे तो क्या बनेगा, कापा बराबर ये एल इधर गुणा में आ जाएगा, ए इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू एल बाई ए। यानी चालकता बराबर चालकत्व, सिग्मा जो है वो चालकत्व है, इंटू एल बाई ए जो है वो सेल स्थिरांक है। चालकता बराबर चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक, चालकता कापा हो गई, कापा बराबर सिग्मा इंटू एल बाई ए। सिग्मा जो है वो चालकत्व हो गया, और एल बाई ए को हम लोग सेल स्थिरांक बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। एल बाई ए सेल कांस्टेंट होता है। तो ये बन गया अपने पास क्या, फिर देख लो एक बार। सबसे पहले तो चालकत्व पता होना चाहिए अपने को, चालकत्व जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। अब प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इकट्ठा करोगे तो समानुपाती एल बटा ए लगाओगे, समानुपाती का निशान हटाओगे तो रो इंटू एल बाई ए लग जाएगा। अब अगर मैं आर का मान यहाँ रखूँ तो सिग्मा बराबर 1/रो इंटू एल बाई ए, तो ए ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा बराबर 1/रो इंटू ए बाई एल, और 1/रो को हम लोग कापा बोलते हैं। तो सिग्मा बराबर कापा इंटू ए बाई एल, देन कापा बराबर सिग्मा इंटू एल बाई ए, जहाँ एल बाई ए क्या होता है, सेल स्थिरांक, एल बाई ए बराबर सेल स्थिरांक।
अब मैं टू दी पॉइंट बात करूंगा आपसे। मोलर चालकता क्या होती है? लैम्डा एम और कापा। कापा में क्या संबंध होता है? मोलर चालकता और कापा में क्या संबंध होता है? लैम्डा एम बराबर 1000 कापा बट्टे मोलरता। मोलरता आती है बट्टे में, 1000 कापा बट्टे मोलरता। अगर आप लैम्डा एम का सूत्र लिखना चाहते हैं तो 1000 कापा बट्टे मोलरता। इसमें न्यूमेरिकल दे सकता है आपको, कैसे देगा मैं बता देता हूं आपको। आपको कापा दे देगा, मोलरता दे देगा, लैम्डा एम पूछ लेगा। बड़ा सिंपल सवाल है, 1000 कापा बट्टे मोलरता, 1000 कापा बट्टे मोलरता। या आपको कापा नहीं देगा तो क्या देगा? आपको आर दे देगा, जैसे 5 ओम 7 ओम 10 ओम जो भी देता है। सेल स्थिरांक बता देगा और मोलर चालकता पूछ लेगा, मोलर चालकता पूछ लेगा। तो आपको कापा चाहिए, मोलर चालकता के लिए कापा चाहिए, मोलरता दी होगी आपको पेपर में, आपको कापा चाहिए। आप कापा का फार्मूला लिखोगे, कापा बराबर सिग्मा इंटू एल बाई ए। ये फार्मूला हमने भी पढ़ा, कापा बराबर सिग्मा इंटू एल बाई ए। और सिग्मा जो होता है वो 1/r होता है, ऊपर पढ़ा था हमने, देखो स्टार्टिंग में। सिग्मा बराबर 1/r, सिग्मा बराबर 1/r। तो आपको आर दिया हुआ है, आर वो देगा आपको। तो आपका कापा का फार्मूला क्या है? कापा इक्वल टू सिग्मा इंटू एल बाई ए। एल बाई ए सेल स्थिरांक है, ये देगा, वैल्यू पुट कर देगा मैं एल बाई ए की। ये सेल स्थिरांक है, ये देगा। सिग्मा होता है चालकता, और चालकता जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसलिए वो आपको प्रतिरोध देगा। तो आप प्रतिरोध 1/r कर दे चालकता को, तो कापा बन जाएगा, कापा इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। अब आर आपको दिया होगा, एल बाई ए आपको दिया होगा, कापा आप बना लोगे और कापा का मान यहाँ रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। लैम्डा एम बराबर 1000 कापा बट्टे सी। फिर भी मैं इसके न्यूमेरिकल जो है अपलोड कर दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, देख लेना उनको। तुल्यांकी चालकता सेम फार्मूला है, सिर्फ फर्क क्या होता है? मोलर चालकता का फार्मूला होता है लैम्डा एम बराबर 1000 कापा बट्टे मोलरता, और तुल्यांकी चालकता का फार्मूला होता है लैम्डा ई क्यू बराबर 1000 कापा बट्टे नॉर्मलता। सिर्फ इतना ही फर्क है। मोलर चालकता 1000 कापा बट्टे मोलरता, और तुल्यांकी चालकता 1000 कापा बट्टे नॉर्मलता। ये तुल्यांकी चालकता हो जाती है। अब एक टॉपिक आता है अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर, शून्य सांद्रता का चालकता व मोलर चालकता पर प्रभाव। तो जो चालकता होती है अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर, जो चालकता होती है वो घटती है, चालकता घटती है। सीधा प्रश्न आएगा, चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? चालकता घटती है। और मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता जो होती है वो बढ़ती है, बढ़ती है। वैसे तो इसका रीजन है, पूरा ग्राफ बनता है, उस ग्राफ से पूरा पहले समझाया था आपको, लेकिन प्रश्न यही आता है। प्रश्न आएगा आपके तनुता कम करने पर, तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर, अनंत करनी है तनुता मतलब बढ़ानी है, और सांद्रता शून्य करनी है मतलब घटानी है। यूं भी आ सकता है, सांद्रता घटाने पर, तनुता बढ़ाने पर या सांद्रता घटाने पर चालकता व मोलर चालकता पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है। ये आंसर आएगा आपका, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कंपटीशन के अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तनुता बढ़ाने पर या सांद्रता घटाने पर चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है। चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है। उसके बाद आता है कोलराउश का नियम। कोलराउश ने क्या कहा था? एक सिंपल सी बात कोलराउश ने कही। कोलराउश ने कहा अगर अपने किसी भी विद्युत अपघटक की शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता निकालना चाहते हैं, किसी भी विद्युत अपघटक की शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करें? उसके धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकताओं को जोड़ लें, तो विद्युत अपघटक की मोलर चालकता बन जाएगी। जैसे वो प्रश्न दे देगा आपको कि Na+ की शून्य सांद्रता पर मोलर
मोलर चालकता x, x की जगह कुछ भी लिख देगा, ठीक है, और Cl माइनस की शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता y, तो NaCl की कितनी होगी। अब अपने को पता है NaCl Na प्लस और Cl माइनस से बना है, तो हम लोग सीधा सोचे NaCl इक्वल टू Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस की कितनी है x और Cl माइनस की कितनी है y, तो x प्लस वाई, यही तो ये कह रहा है, धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता जोड़ लो। ऐसे मान लो यहाँ Al कह देता, यहाँ कह देता Al प्लस 3 की शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता x और Cl माइनस की y है, तो AlCl3 की कितनी होगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड की कितनी होगी। AlCl3 सीधा ही पता लग जाना चाहिए आपको। Al कितने हैं इसमें, एक, तो Al की x है प्लस Cl कितने हैं, 3, एक Cl की y है, तो 3 Cl की 3y हो जाएगी, x प्लस 3y। समझ आ रही है बात। AlCl3 की x प्लस 3y हो जाएगी, लग गया पता। अब देखो एक और दूं, Na2SO4 की कितनी होगी बताओ। Na प्लस की बताई हुई x, SO4 माइनस 2 की बता दी y, तो Na2SO4 की कितनी होगी बताओ। 2x प्लस वाई, Na 2 है तो 2x, SO4 1 है तो y, 2x प्लस वाई। तो ये कोलराउस का नियम है, धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता जोड़ दो तो विद्युत बटा बन जाएगी। एक इसमें अनुप्रयोग का प्रश्न भी आता है, एक अनुप्रयोग का प्रश्न भी इसका आता है। क्या आता है अनुप्रयोग का प्रश्न, अनुप्रयोग का प्रश्न इसका आता है, जैसे वो आपको CH3COONA की बता देगा कि x है मोलर चालकता, और उसके बाद HCl की बता देगा कि y है, NaCl की बता देगा कि z है, और फिर आपको कह देगा CH3COOH की ज्ञात करो। इसकी बता देगा, इसकी बता देगा, इसकी बता देगा और इसकी पूछ लेगा, CH3COOH की ज्ञात करो। अब आपको जो 3 विद्युत बटाए दिए होंगे ना, आप इससे इसको बनाने का प्रयास करो। देखो आप देखो CH3COO किस में है बताओ, इनमें, इन तीनों में से जो तीनों दिए गए हैं x, इसमें है CH3COO, ये पड़ा। और आपको क्या चाहिए, H चाहिए, H चाहिए, तो H किस में है बताओ, H HCl में है ना, HCl में है। तो आप क्या करोगे, इस इन दोनों की जो मोलर चालकता है उनको जोड़ लोगे, इनको जोड़ लोगे ताकि CH3COOH बन सके। आपको यही तो चाहिए था, CH3COH। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जो चाहिए था वो तो आया ही आया, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ गई जो आपको नहीं चाहिए थी। आपको तो सिर्फ यही चाहिए था, CH3COH। तो जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो CH3COOH तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एक चीज और फालतू बन गई, इधर से Na आ गया, इधर से Cl आ गया, NaCl एक्स्ट्रा बन गया। तो आप क्या करें, NaCl को घटा दें, समझ गए, क्योंकि वो फालतू बन गया था, तो उसको कट कर लें बाद में। तो क्या बनेगा, CH3COONA की मोलर चालकता प्लस HCl की मोलर चालकता। अब इससे CH3COH तो बन जाएगा, लेकिन NaCl साथ में एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस NaCl की मोलर चालकता कर देंगे ताकि NaCl से NaCl कैंसिल हो जाए। तो CH3CONA की x है, HCl की y है और NaCl की z है, उसको घटा देंगे। ये वैल्यू दी होगी आपको यहाँ कोई ना कोई, 220, 230, 110, इस तरह से। आ गया समझ, हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखें, इस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में, जैसे उसने मान लो NH4Cl का दे दिया x, NH4Cl x, NaCl y, NaOH z। अब कह दिया NH4OH की मोलर चालकता बताओ, ये दे दिया। तो अब बताओ किस किस को जोड़ें, NH4OH की बतानी है, किस किस को, x प्लस जेड माइनस वाई करेंगे। बहुत बढ़िया। कैसे, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए NH4 और OH। आपको एक तो NH4 चाहिए और एक OH चाहिए,
तो NH4 यहाँ से आ गया, OH यहाँ से आ गया, तो आप इन दोनों को जोड़ लोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे। तो NH4Cl और NaOH को मैंने जोड़ लिया, तो NH4OH तो आया ही आया, एक चीज़ फालतू आ गई NaCl, तो क्या करेंगे, माइनस NaCl कर देंगे, घटा देंगे उसको, यानी ये बन जाएगा X + Z - Y, हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इनमें से आपने कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, एक आता है सुपर हैवी एलिमेंट, इसका क्वेश्चन कई बार आ जाता है पेपर में। सुपर हैवी एलिमेंट्स जिसका जो परमाणु क्रमांक है वो मोर देन 103, परमाणु क्रमांक 103 से ज्यादा होता है, वो सुपर हैवी एलिमेंट्स होते हैं। सुपर हैवी एलिमेंट्स अति भारी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 103 से ज्यादा है, ठीक है। इनका IUPAC नाम पूछा जाता है, जैसे 107, 108 ये पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको 0 से 9 तक के जो नाम है वो ध्यान रखने, 0 से 9 तक आपको आने चाहिए। 0 के लिए क्या लगाते हैं इसमें, नील, एक के लिए अन्न, एक के लिए अन्न, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 4 का क्वाड, 5 का पेंट, 5 का पेंट, 4 का क्वाड, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट। कोई भी पहला वर्ड वापस रिपीट नहीं होगा, जनरली हम 7 को हेप्ट बोलते हैं, लेकिन H जो है हेक्स में आ चुका है, इसलिए 7 वाला वर्ड रिपीट, H रिपीट नहीं होगा, तो 7 को सेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को एन, 9 को एन, क्योंकि वैसे 9 को नॉन बोला जाता है, लेकिन एन, पहला वर्ड एन आ चुका है, पहला जो लेटर है एन आ चुका है, इसलिए इसको नॉन नहीं बोल सकते हम लोग, हमारे को पहला ही लेटर चाहिए होता है। तो आपको ये याद रखने, नील, 0 का नील, 1 का अण, 2 का बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट, 8 का ओक्ट, 9 का एन। 10 होता नहीं कि वो 10 1 और 0 से बनता है ना। अब मेरे को जैसे कह दिया 107 का IUPAC नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक के लिए क्या लगाएंगे, अण, 0 का लगेगा नील, अन्न नील, 7 का लगेगा सेप्ट, और लास्ट में लगा देंगे ईयम, तो अन्न नील सेप्टियम, ये बन जाएगा अन्न नील सेप्टियम। अगर 105 का कह दिया तो क्या करेंगे, 105 का कह दिया तो सर इनका मतलब ये जैसे 104 वाले का पीछे रदरफोर्ड वाले का उसका वो नाम पूछा हुआ एलिमेंट का। हाँ, वो आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। मान लो नाम पूछा हुआ है, नाम भी पूछते हैं ना इनका। नाम तो ये बन गया ना ये वाला, वैसे रदरफोर्ड या मोलिब्डेनियम में से अब पूछ लेते हैं, पूछ सकता है आपसे कि 80 नंबर पे कौन सा आता है ना, यूं पूछ लेगा 80 नंबर से कौन, 80 नंबर पे 104 नंबर पे क्या आता है उसका नाम पूछा है, ये नाम रदरफोर्डियम, 104 पे जैसे रदरफोर्डियम आता है, RF 104 पे। कोई भी है, कहीं से मर्जी उठा दे प्रश्न, वहाँ आपको एक माइंड में चलना चाहिए पीरियोडिक टेबल, भाई पीरियोडिक टेबल है क्या, है ना, एक माइंड में चलना चाहिए। उसकी आप वो है कुछ भी नहीं, मेरे से जैसे 80 पूछ लिया, मान लो कुछ भी आप कोई भी बोलेंगे ना, तो मैं आपको सेकंडों में बता दूंगा कि कौन सा एलिमेंट है। जैसे मान लो मेरे से 83 पूछ लिया, मेरे को नहीं पता 83 कौन सा है, बिस्मिथ। हाँ जैसे अभी बिस्मिथ है ना, मेरे को नहीं पता मान लो 83 कौन सा है, तो मेरे को ये पता है 83 से पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट आएंगे ना, एफ ब्लॉक 72 तक है, 57 से 72 तक है ना, आगे 89 से 104 तक है, वो तो इसके बाद आते हैं। तो अब मैं लाइन कैसे सोचता हूँ, देखो मैं खुद कैसे सोचता हूँ, 58 से लेके 72 तक आते हैं एक एफ ब्लॉक आते हैं, और 89 से 104 तक एक आते हैं। अब 83 पूछा तो मैं पहले 32 घटाऊंगा, क्योंकि इससे पहले एफ भी आएगा,
डी भी आएगा, पी भी आएगा, एस भी आएगा। तो 14 इलेक्ट्रॉन इसके, 10 इसके, 6 इसके, 2 इसके, 32 घटाऊंगा मैं इसमें से, 83 में से 32 घटाऊंगा, क्योंकि ये उसी लाइन में मिलेगा। एक और बचा कितना, 5। इससे ऊपर जस्ट 51 नंबर वाला तत्व है। अब मेरे को 51 वाला भी नहीं पता, तो एफ तो 51 से पहले तो एफ ब्लॉक आता नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा, 18 घटाऊंगा, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, है ना, क्योंकि एफ वाला तो आ गया। समझे बात को। इससे पहले एफ वाले 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी वाले 10 भी आएंगे, पी वाले 6 भी आएंगे और एस वाले 2 भी आएंगे। तो 14, 10, 24, 24, 36 और 2 32, 32 तत्व मैं घटाऊंगा। तो अगर मैं 83 में से 32 तत्व घटाऊंगा तो 51 नंबर वाले तत्व पे मैं पहुंचूंगा। तो इसके ऊपर वाला जस्ट 51 नंबर वाला होगा। अब 51 नंबर वाला भी मेरे को नहीं पता, तो अब 51 से पहले तो एफ आता नहीं, क्या आएगा, डी के 10 आएंगे, पी के 6 आएंगे और एस के 2 आएंगे। तो 10, 6, 16, 2, 18 घटाऊंगा मैं, 51 में से 18 घटाऊंगा, 51 में से 18 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 33। अब मेरे को 33 वाला भी नहीं पता, 33 वाला भी नहीं पता। अब 33 से पहले वाले पे जाऊंगा मैं, 33 से पहले वाले पर, तो सही घटा है, गलत ना जाए, ये ध्यान रखना। अब 33 से पहले वाले पे जाऊंगा, 33 वाला भी नहीं पता मेरे को। अब 33 से पहले डी के 10 आएंगे, पी के 6 आएंगे, एस के 2 आएंगे, 18 फिर घटाऊंगा, 33 में से 18 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 15। अब मेरे को 15 वाला पता है, कौन सा 15 पे, फास्फोरस। अब मेरे को पता लग गया ये फास्फोरस लाइन में चल रहा है, तो नाना पापा आंसू सब बीमार, तो मेरे को पता लग जाएगा बी है ये। एक आइडिया होता है हमारे को, ठीक है। अब ध्यान रखें हमेशा। अब देखो एक और जैसे एग्जांपल देखो, मान लो 78 पूछ लिया, वैसे तो मेरे को पता है 78, लेकिन मैं मेरे तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है। 78, अब मेरे को 78 सपोज कि नहीं पता, वैसे तो मेरे को पता है यहाँ कि क्या आना है, लेकिन एक इमेजिन करें कि मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इससे पहले पता है कि एक बार एफ ब्लॉक तत्व आते हैं ये वाले, तो एफ के 14, इससे पहले एफ के 14 भी आएंगे, डी के 10 भी आएंगे, पी के 6 भी आएंगे, एस के 2 भी आएंगे। यानी अगर मैं इससे ऊपर वाले तत्व पे जाना चाहता हूँ, मैं 32 घटाऊंगा, 78 में से 32 घटाऊंगा, कितना बचेगा बताओ, 6 और 4, 46। अब 46 नंबर वाला भी मेरे को नहीं पता सपोज, लेकिन 46 पहले एफ तो आता नहीं, तो 46 पहले डी के 10 आ जाएंगे, पी के 6 आ जाएंगे, एस के 2 आ जाएंगे, मतलब 18 घटाऊंगा, 46 में से 18 घटाऊंगा, 28 पे पहुंच जाऊंगा। मतलब मेरे को पता लग गया निकिल वाला लाइन है, NiPdPt, आंसर आ गया मेरा। परमाणु क्रमांक भी पूछ लेते हैं कई बार ना, तो परमाणु क्रमांक देके तत्व पूछ रहे तो आप यूं सोच सकते हैं। आई समझ या नहीं आई बताओ, मोटा मोटा आइडिया दिया मैंने, पता लगा कि नहीं लगा ये बताओ, है ना। तो इस तरह हम लोग फ्रंट पे पहुंच सकते हैं, और फ्रंट पे पहुंचते ही हमारे को फिर तो लाइन बनानी आती है नीचे तक। तो इस तरह से IUPAC नाम पूछ लेता है कई बार, जैसे कह देगा 106 तत्व है, कई बार यूं भी देते शॉर्ट में UNQ, UNP, UNH, UNS, तो अपन को पता होना चाहिए 106 मतलब 1 का अन, 0 का नील, 6 का हेक्स, लास्ट में EM लगाएंगे तो अन नील हेक्सियम। इसका पहला लेटर उठाया जाता है, अन नील हेक्सियम, तो शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, UNH, UNH। आगे बात समझ क्लियर है। तो ये क्वेश्चन उठता है इसमें से। एक जो फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल है, जैसे H3PO2, H3PO3, H3PO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइपोफास्फोरस, ये फास्फोरस और ये फास्फोरिक अम्ल। अब बताओ हाइपोफास्फोरस अम्ल कितने H+ देगा, हाइपोफास्फोरस अम्ल कितने H+ देगा, कितने H+ दे सकता है ये, एक, ये 1 H+ देता है, और फास्फोरस अम्ल 2 H+ देता है, और फास्फोरिक अम्ल 3 H+ देता है। यानी ये सबसे ज़्यादा अम्लीय है, ये उससे कम अम्लीय है, ये सबसे कम अम्लीय है।
इसकी क्षारकता 3 है, इसकी क्षारकता 3 है, इसकी क्षारकता 2 है, मतलब ये 2 क्षारों से क्रिया कर सकता है, और इसकी क्षारकता 1 है, मतलब ये एक ही क्षार से क्रिया कर सकता है। 1 H प्लस देता है तो मतलब 1 क्षारकता है, 2 H प्लस दे रहा है मतलब 2 क्षारकता है, 3 H प्लस दे रहा है मतलब 3 क्षारकता है उसकी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ऑक्सो एसिड्स होते हैं, ऑक्सो अम्ल होते हैं, मतलब ये यही वही H देते हैं जो O से जुड़ा होता है। तो अगर हम इसकी संरचना देखें ना H3PO2 की, तो संरचना ये है, ये संरचना है। तो इसमें एक ही HO से जुड़ा है H3PO2 में, इसलिए ये एक ही H देता है। H3PO3 देखोगे तो यहां भी O लगा होगा, तो 2 H दे देता है ये, एक ये वाला एक ये वाला। और H3PO3 देखोगे तो यहां भी O लगा होगा, तो वो ये वाला H भी दे देता है, वो तीनों H दे देता है। समझ आई बात? लग गया पता? अब यूं पूछ लेते हैं इनमें से कौन प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इन तीनों में से प्रबल अपचायक का भी पूछ लेता है। कौन प्रबल अपचायक? अपचायक कौन होता है? जिसका खुद का क्या हो, ऑक्सीकरण, है ना, जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ सकती है। अब आप बताओ किसमें ऑक्सीजन जुड़ सकती है? इसमें जुड़ सकती है क्या ऑक्सीजन? अगर मैं H3PO4 की संरचना बनाऊं, ये बन गई, H3PO3 की बनाऊं तो ये बन गई, और H3PO2 की बनाऊं तो ये बन गई। अब बताओ किसमें और ऑक्सीजन जुड़ सकती है? बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसमें जुड़ सकती है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ सकती है हाइपोफास्फोरस में। यहां जुड़ सकती है, देखो यहां जुड़ सकती है, यहां जुड़ सकती है ना, जगह पड़ी है इसके पास जुड़ने की, पड़ी है ना, 2 जगह है, तो यहां जुड़ सकती है ऑक्सीजन। लग गया पता? तो इसका ऑक्सीकरण हो सकता है, मतलब ये प्रबल अपचायक है। सबसे प्रबल अपचायक यही है। ये उसकी तुलना में कम अपचायक हो गया क्योंकि ये एक ही ऑक्सीजन ग्रहण कर सकता है यहां, और इसमें इसमें ऑक्सीजन ग्रहण ही नहीं होती, इसलिए ये सबसे दुर्बल अपचायक है। तो अपचायक क्षमता का क्रम अगर आपसे पूछ लेता है तो अम्लीय के उल्टा हो जाएगा। अम्लीय सबसे ज्यादा अम्लीय ये, उससे कम ये, उससे कम ये। अपचायक में सबसे ज्यादा अपचायक H3PO2, उससे कम H3PO3, उससे कम H3PO4। आया समझ या नहीं आया? लग गया पता? चलें आगे। अब एक टॉपिक आता है अम्लों की अपेक्षिक सामर्थ्य। इसमें प्रश्न कैसे देगा? ये आयनिक साम्य का टॉपिक है। इसमें प्रश्न कैसे देता है? आपको 2 अम्ल दे देगा, जैसे एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल दे दिया। आपको एसिटिक अम्ल का आयनन स्थिरांक बता देगा, Ka1 बता देगा एसिटिक अम्ल का, और आपको फार्मिक अम्ल का भी बता देगा। एसिटिक अम्ल का Ka बता देगा, फार्मिक अम्ल का Ka बता देगा, दोनों Ka बता देगा, और आपको कह देगा इनकी अपेक्षिक सामर्थ्य बताओ, इनकी अपेक्षिक सामर्थ्य बताओ। तो अपेक्षिक सामर्थ्य क्या होती है? अपेक्षिक सामर्थ्य मतलब दोनों की तुलना करनी है आपने, दोनों की स्ट्रेंथ के कंपैरिजन करना है। यानी अम्ल 1 की सामर्थ्य बटे अम्ल 2 की सामर्थ्य, और किसी भी अम्ल की सामर्थ्य निकाली जाती है उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। मतलब पहले अम्ल के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बटे दूसरे अम्ल के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पहले अम्ल से हाइड्रोजन आयन बटे दूसरे अम्ल से हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का सूत्र होता है अल्फा सी, पढ़ा था ना हमने, Ha टूटा है H प्लस और A माइनस में, याद आ रहा है? सांद्रता निकाली थी Ha की 1 माइनस अल्फा सी, इसकी अल्फा सी, इसकी अल्फा सी, तो H प्लस की सांद्रता होती है अल्फा सी, अल्फा सी है ना। तो H प्लस के लिए अल्फा 1 सी पहले के लिए, और दूसरे के लिए अल्फा 2 सी। यहाँ कहेगा इन दोनों की सांद्रताएं समान है, इन दोनों की सांद्रताएं समान है, तो सांद्रता को सी सी लिखा, क्या होगा बताओ? सांद्रता कट जाएगी सी से सी, तो अल्फा 1 बटे अल्फा 2, अल्फा 1 बटे अल्फा 2। तो अब अल्फा 1 तो दिया नहीं आपको, तो के दिया, अगर अल्फा देता है ना तो अल्फा 1 बटे अल्फा 2 कर देते। अब के दिया है तो आपने एक सूत्र और पढ़ा था, H प्लस की सांद्रता बराबर रूट KAC, पढ़ा था ना, याद आ रहा है? H प्लस की सांद्रता बराबर रूट KAC। अब क्या बनेगा?
पहले अम्ल से H प्लस की सांद्रता रूट के ए 1C, दूसरे अम्ल से H प्लस की सांद्रता रूट के ए 2C, रूट सी से रूट सी काट दोगे, रूट के ए 1 बटे रूट के ए 2, यानी के ए 1 बटे के ए 2 रूट में आ जाएगा। ये सामर्थ्य का सूत्र आएगा और ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछता है इसका। आ गया समझ? लग गया पता? हो जाएगा। Ka1 Ka2 दिए होंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही क्षार की सामर्थ्य भी पूछ सकता है, क्षार की अपेक्षिक सामर्थ्य है। तो यहाँ OH माइनस, यहाँ भी OH माइनस, सेम अल्फा 1 बटे अल्फा 2, सिर्फ Ka1 की जगह क्या आ जाएगा? Ka1 की जगह Ka1 और Ka2 की जगह क्या आएगा? अगर क्षार दे देता है तो Kb आ जाएगा। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? तो ये मेन बातें हमने कर ली हैं सारी, ठीक है। पॉलीमर में एक रीडिंग जरूर मार लेना आप पॉलीमर की, जिसमें रिएक्शन जो है भी कौन सा, किस मोनोमर यूनिट कौन सी है किसकी, ठीक है, कौन सा पॉलीएमाइड है, कौन सा पॉलीएस्टर है, इस तरह की बातें जो है, बेसिक सी बातें पॉलीमर के अंदर आप एक बार नजर मार लेना, आसान सी यूनिट है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मेडिसिन की कैटेगरी जरूर देख लेना, है ना, कौन सी प्रशांतक है, कौन सी दर्द निवारक है, ये एक बार टॉपिक जरूर अपना निकाल देना। मेडिसिन के जो एग्जाम्पल हैं वो जरूर देख लेना भाई, कौन कौन सी इसमें मेडिसिन आती हैं। ये एक क्वेश्चन इसका आता है मोस्टली मेडिसिन का, या मेडिसिन का आ जाएगा या क्लीनिंग एजेंट का आ जाएगा, वो तो दोनों में से एक आएगा। तो बाकी मेडिसिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बाकी आपको लगभग लगभग जो है मैंने बता दिया सारा। हो जाएगा? यस सर। ओके।